हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार बाल मुकुंद तिवारी के साथ। पोल खोल कार्यक्रम में आज हम खोलेंगे पोल नेपाल की कि नेपाल किस तरीके से देखते देखते हो गया कम्युनिस्टी और कम्युनिस्टी के बाद वो हो गया भारत विरोधी, भारत विरोधी के बाद मतलब और आगे क्या क्या होगा, हो जाएगा चीन का गुलाम। इस विषय पे हम आज चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं कि जैसा कि हम सब जानते हैं, इतिहास में ये लेखबद्ध है, वर्णित है कि नेपाल कभी भी गुलाम नहीं हुआ है। लेकिन ये चूंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, अघोषित रूप से गुलाम हो जा चुका है चीन का। ये इतिहास बदल जाएगा, इसकी भूगोल बदली जा रही है। और चाइना, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना जब 1949 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ, उस समय उसका कुल क्षेत्रफल उस देश का 44,000 मिलियन जो है वर्ग किलोमीटर था, जो कि वर्तमान में 95 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो जा चुका है। अर्थात उसने जो है 45 जो है वर्ग या 45 लाख कह लीजिए, 45 लाख वर्ग किलोमीटर ज़मीन धीरे 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 उसने जो है कब्जा कर लिया। उसमें से 38,000 भारत की ज़मीन कब्जा कर लिया उसने 1962 में। उसके बाद फिर उसने 5,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन जो पाक अधिकृत पीओके जिसको कहते हैं, सियाचिन वगैरह, तो उसमें से उसने कर लिया। कुल 53,000 वर्ग किलोमीटर एक प्रकार भारत की कर लिया, अगर दोनों योग कर दिए जाएं। तो इसी तरीके से वो नेपाल की ज़मीन पे कब्जा किया, ताइवान की किया, हांगकांग की किया, तिब्बत की किया, और अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं, लगभग 7 देश जो सीमा लगती है। और जब उसकी इच्छा नहीं तृप्त होती है तो वो समुद्र में मिट्टी डालने लगता है। वो जो टापू वगैरह होते हैं उनमें विस्तार करते हैं सीमा। वो अपने को कहते हैं सीमा विस्तार हमारी नीति है ना। तो आपको ये समझना होगा कि नेपाल में ऐसा क्या हुआ। नेपाल में जो है राजतंत्र था, और राजतंत्र बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे चल भी रहा था। लेकिन एकाएक चीन ने षड्यंत्र रच करके माओवादियों को फंडिंग दिला करके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, हत्या करवा दिया अमानवीय रूप से। आरोप राजकुमार के ऊपर लग जाता है। राजकुमार यदि अपनी सफाई देने के लिए नेपाल वासियों को रुकते तो उनको भी जनता ही उनको ख़त्म कर देती। तो इसलिए वो समय को भांपते हुए वो नेपाल छोड़कर चले जाते हैं। अब उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आ जाता है, एक प्रकार ये कह लीजिए चाइना का शासन आ जाता है। अब चाइना अघोषित रूप से, चूँकि चाइना में तो लोकतंत्र है नहीं, वहाँ आजीवन गवर्नमेंट है जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। लेकिन नेपाल में एक मुखौटा बनाया कि यहाँ पे लोकतंत्र रहेगा, और उसमें जो है अपना एक राजदूत भेजा लेडीज। वो एक प्रकार हनी अटैक के शिकार हो गए ओली साहब, और उनको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। एक विष कन्या के तरीके से वो काम कर रही हैं। तो चूंकि वो जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो देखने में तो लगता है कि ओली शर्मा जी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ऐसा नहीं। वहाँ के जो राजदूत है वो महिला अघोषित रूप से प्रधानमंत्री, वही नेपाल को चला रही। वही वो नक्शा चेंज करना हो या जो भी नीति, यहाँ तक जो नेपाल की सेना है, जो कम्युनिस्टी सेना जिस तरीके से चाइना में है, तो वो उसको भी मतलब सेना अध्यक्ष वगैरह के साथ बैठे हैं। ऐसा किसी देश में आज तक नहीं सुना गया है, इतिहास में नहीं पढ़ा गया है कि किसी देश का राजदूत किसी देश के सेना अध्यक्ष के साथ अकेले में जो है बैठक करे, चर्चा करे, पर चर्चा करे। तो कुल मिलाकर के वो प्रेम जाल में फंसा करके वो एक विषकन्या का एक प्रकार चाइना ने भेजा राजदूत के रूप में, और उसने कोहली के ऊपर अपनी जो है प्रेम जाल बिछा करके हनी अटैक का शिकार हो जाते हैं। और आज चाइना घोषित रूप से वो कर रहा है। अब रही बात विश्व बिरादरी में इस समय जो कोरोना जैविक हथियार इस्तेमाल कर करके, खासकर जो अंग्रेज़ों के देश थे, जैसे अमेरिका था, ब्रिटेन था, या मतलब आपके ऑस्ट्रेलिया था, इटली था, या अन्य जो भी थे, तो उनमें ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये आपको पता होगा क्योंकि यही ऐसे देश हैं जो चाइना के विरुद्ध अक्सर जो है नाटो सेना के उससे इनको रिकवर करते हैं, इनको मतलब कंट्रोलिंग करते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान कराया। तो चूंकि इनको ये पता था कि जब हर देश में मतलब महामारी मच जाएगी, वहाँ पे आर्थिक बहुत नुकसान हो जाएंगे,
तो जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल के, वहाँ पे ये पैसे की बदौलत षड्यंत्र रच करके हर जगह अपने आदमियों को बैठाल दिया है। तो इनकी जो नीतियां हैं वो पूरे विश्व पे मतलब राज करने की हैं। वो भी एक प्रकार से वहाँ का धार्मिक, वहाँ पे आर्थिक, वहाँ पे सामाजिक, वहाँ पे राजनीतिक गतिविधियों को मतलब कुचलते हुए, क्योंकि इन्होंने तो कई करोड़ों में छात्रों को गोली मरवा दिया। वहाँ के मुसलमानों के साथ अत्याचार करते हैं, वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, वहाँ टोपी नहीं लगा सकते हैं, वहाँ पे महिलाएं मुस्लिम बुर्का नहीं पहन सकती हैं। इस तरीके के तमाम मतलब कुकृत्य इनके द्वारा किए जाते हैं। तो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र, अकेला ऐसा देश था विश्व में जो हिंदू राष्ट्र घोषित था, लेकिन वहाँ पे धीरे धीरे ये नास्तिक वो जो है फैला रहे हैं अपने कम्युनिस्टियों के द्वारा। और आने वाले दिनों में अब देखा होगा वहाँ पे भी नागरिकता कानून लाए, जो भारत से अब अगर जो भी शादी करके नेपाली जाता है, यहाँ की लड़की हमारी माँ बहन होगी तो उसको 7 साल तक वहाँ की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऐसी ऐसी चीज़ें करवा रहे हैं, क्योंकि नेपाल से रिश्ता भारत के बिगड़ते ही चले जाएं, इनका मतलब ये मेन ध्येय है चाइना का। और चाइना चूँकि विश्व में भारत को बदनाम करने के लिए ये भी योजना बना रहा कि उधर पाकिस्तान को उकसा रहा है कि तुम कुछ न कुछ करते रहिए, नेपाल को उकसा रहा है, अब समाचार मिल रहा है कि भूटान को भी उकसा रहा है। लेकिन इस समय बहुत सुनहरा मौका है हमारे पास, अगर ये अभी नहीं तो कभी नहीं के तर्ज पे करना होगा। यदि हम इस समय चाइना को कंट्रोल नहीं कर पाए तो भविष्य में इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है। इस समय विश्व दुनिया भर के देश हमारे साथ हैं और इसको हमको ये मुद्दा उठाना चाहिए कि आप हांगकांग और ताइवान और तिब्बत को स्वतंत्र देश घोषित करो। इसमें चाहे जो भी भारत को हानि उठाना हो, उठाना भी चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। अगर किसी तरीके से हम इसमें सफल हो जाते हैं, तिब्बत स्वतंत्र देश घोषित हो जाता है, तो चाइना से हमारा कोई विवाद ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारा तो सीमा रेखा तिब्बत से लगती थी, हमारा चाइना से कोई लेने देना नहीं था। रही बात नेपाल की, जब अगर तिब्बत स्वतंत्र हो जाएगा तो उसमें चाइना का भी दखल नेपाल के अंदर कम हो जाएगा। दूसरी बात है जो वन नेशन वन बेल्ट कॉरिडोर वगैरह सड़क बना रहे हैं, इस पे भी इनको रोकना होगा भारत वालों को कि आप जो है हर जगह सड़क नहीं बना सकते हैं। अब इन्होंने तो अपने बॉर्डर पे हर जगह जो बढ़ बढ़ करके इनका एक मंशा होती है, जो हमने अभी चीन पे ज़्यादा विश्लेषण किया है तो ये पता चला है कि ये क्या करते हैं। ये लोग जैसे किसी देश में 1 किलोमीटर आगे बढ़ गए, सेना इनकी घुस गई अंदर, तो जब वहाँ के देश ने विरोध किया तो ये आधा किलोमीटर पीछे चले गए, तब आधा किलोमीटर इनकी ज़मीन हो गई। फिर इसके बाद मतलब फिर ऐसा किया कि कभी 2 किलोमीटर आगे चले गए, 5 किलोमीटर आगे चले गए, तो 2-2.5 किलोमीटर पीछे चले गए। तो इस तरीके से ज़मीन धीरे 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 ज़मीन, अब वहाँ तक ये सड़कें बनाते हैं, चूँकि ये प्रूव कर देते हैं कि हमारा तो ये टेरिटरी यहाँ तक जो है देश है, हमारी सड़कें बनी हुई हैं। और वहाँ की इनकी आर्मी वगैरह आने में भी आसान हो जाता है। लेकिन अन्य देश चूँकि वहाँ पे बॉर्डर पे, एक तो पहली बात वहाँ विकास काम करते नहीं हैं, चूँकि आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं, और दूसरी बात ये भी है कि अगर करना भी चाहते हैं तो ये विरोध करने लगते हैं कि आप ये विवादित मामले हैं बॉर्डर के, आप यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते, सड़कें नहीं बना सकते हैं या हवाई अड्डे नहीं बना सकते हैं, निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। तो नेपाल इनके चुंगल में बुरी तरीके से फंस चुका है। ये भारत की जो विदेशी नीति है, तो ये कुल मिलाकर के इस पे हमें ध्यान देना होगा कि किसी इन किन प्रकारेण नेपाल को, भूटान को अपने फेवर में करना होगा। उसके लिए हमें बैठकों का दौर जारी करना चाहिए, और किसी तरीके से जितना इनका दखल है वहाँ पे हम लोगों के, चाहे प्रचारक जाएं या लोगों को समझाएं कि जितना हम आपके मित्र हैं, जितना हम आपके साथ अच्छा कार्य कर सकते हैं, उस तरीके से चाइना आपके साथ मतलब बहुत अच्छा काम नहीं करेगी। वो तो केवल हड़पना चाहती है, आपके संसाधन प्रयोग करना चाहती है। तो हम सभी का यह दायित्व बनता है कि सरकार के साथ साथ हम सब लोगों को जागरूकता फैलाना चाहिए। नेपाल है, भूटान है, जैसे ये चूँकि नेपाल हिंदू राष्ट्र है, भूटान में म्यांमार वगैरह इसमें जो है बौद्धिस्ट हैं, तो हम सब लोगों को अपने बौद्धिकता का प्रमाण देते हुए सरकार का सहयोग करना चाहिए। और चाइना को वो करने के लिए आज हम दलाई लामा जी की याद करते हैं कि दलाई लामा को इस समय चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि दलाई लामा के वजह से ही एक प्रकार से जब तिब्बत पे कब्जा किया है और हमारी
सेना वहाँ पे विरोध किया है, तो हमारे बीच 1962 का युद्ध हुआ था। उसमें हमें भी बहुत नुकसान हुआ, हमारे लाखों सैनिक मारे गए और तमाम 38,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन चली गई थी। लेकिन आज जब समय आया है कि तिब्बत को स्वतंत्र कराने का समय, तो दलाई लामा बिल्कुल साइलेंट हैं, ये चीज़ हमारे समझ से परे है। दलाई लामा को खुल के इस समय आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और उनको चाइना का पुरजोर विरोध कीजिए। चाइना को तिब्बत को स्वतंत्र कराना होगा, ताइवान को स्वतंत्र कराना होगा और हांगकांग को स्वतंत्र कराना होगा। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो ये इतिहास रचा जाएगा और चाइना की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। और नेपाल में हमें मतलब बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। नेपाल की जनता भी हमारे साथ है, अर्थात भारत वालों के साथ है। उनकी परंपराएं, संस्कृत, रीति रिवाज, संस्कार, वो सारे हम सब लोगों के फेवर में हैं। इसलिए हम सब लोग जो धर्म गुरु हैं या अन्य जो हैं या मीडिया कर्मी हैं हमारे, उनको नेपाल वासियों को बताना चाहिए कि हमारी आपके प्राचीन काल से यहाँ तक कि काशी का पुजारी जो है वहाँ पे रहता है और वहाँ नेपाल का पुजारी यहाँ पे काशी में रहता है। तो इस तरीके से हमारी उनकी संस्कृति एक है। हम उनको कभी क्षति नहीं, नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन वो चूँकि वहाँ की राजदूत इस समय गवर्नमेंट चला रही हैं चाइना की, जो बहुत ही चिंता का विषय है। तो इस पे हम सब लोगों को विचार करना होगा और ये जन जागरूकता अभियान चलाना होगा और इसमें आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। यदि ये वीडियो हमारा आप सब लोगों को पसंद आता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव भेजें। हम एक इसी के साथ नया वीडियो बना करके आपके समक्ष आएंगे, अपने विचार रखेंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।